वेलकम। रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और एक मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और यदि आप ठान लो तो आपकी जीत होगी। कक्षा 10 का अध्याय जल संसाधन है और बोर्ड की परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों का इसमें समावेशन किया गया है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा लेवे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए सामान्य जानकारी के तहत क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन। तो हमारी धरती पर 3/4 भाग पर जल है और जो पृथ्वी की कुल सतह का 71% है वो पानी से ढका हुआ है। यह जल है वो दो प्रकार का है, लवणीय जल और अलवणीय जल। जिस जल का हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे पीने में करते हैं, खाने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, यह सभी अलवणीय जल है। मतलब पीने योग्य जो पानी है वो अलवणीय जल है और जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा है। जिस जल का हम सीधे तरीके से उपयोग नहीं कर सकते वो अलवणीय जल है, जैसे समुद्र का खारा पानी। पृथ्वी के कुल पानी का 97.5% भाग है वो खारा है और 2.5% भाग है वो ताजा पानी है, लवणीय अलवणीय जल है जो पीने योग्य है। इसमें मानव केवल 1% पानी का उपयोग करता है, बाकी 2% पानी तो जो पहाड़ों में बर्फों के रूप में ढका हुआ है। चले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। जल संसाधन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित है जो परीक्षा में आने वाले हैं। हमें जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जल का अति शोषण होता है, अति उपयोग होता है और जल के असमान वितरण के कारण हमें इसका संरक्षण और इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आगे वाले पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में सिंचाई करके उत्पादन तो बढ़ रहा है परंतु भूम जल स्तर है वो नीचे गिर रहा है जो एक विकट समस्या उत्पन्न करेगा। वर्तमान में विकास हो रहा है, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, इसमें संसाधन को चलाने के लिए विद्युत के लिए जल की आवश्यकता बढ़ रही है और जिस कारण अलवणीय जल पर दबाव बन रहा है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें भावी पीढ़ी के लिए जल संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। इन सभी कारणों से हमें जल संसाधन का क्या करना आवश्यक है? संरक्षण करना आवश्यक है। आगे वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल जीवन मिशन के बारे में बताओ। तो जल जीवन मिशन, इस मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 से की गई और इसमें 2024 तक लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक घर में नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको पता हो प्रत्येक गांव में इसकी टंकी बन रही है और वहां से पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था की जा रही है और एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ की गई। ध्यान रखना, जल जीवन मिशन योजना है कौन से क्षेत्र के लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। कभी ऑप्शनल टाइप प्रश्न आ जाए वस्तुनिष्ठ कि जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या शहरी क्षेत्र के लिए है, तो एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की गई। इस मिशन के तहत ग्रामीण घरों में, स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, आदिवासी आवासीय स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में नल का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा और इस मिशन का लक्ष्य प्रति परिवार 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध करवाना। ये भी ऑप्शनल टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे वाला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है? ऐसी परियोजना जिसको बहुत सारे उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया जाए उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं में सिंचाई है, जल विद्युत है, मछली पालन है, मनोरंजन है, नौकायन, ये सभी उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। यदि बात करते हैं तो इतिहास में बांधों का निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। जैसे चंद्रगुप्त जो मौर्य हुआ है उसने भी बांध और झील का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक हुआ है उसने भी एक दिल्ली में हौज बनवाया था जिसका नाम है हौज खास। बांध क्या है? क्यों बनाए जाते हैं बांध? तो नदियों के पानी को रोक के जल का संरक्षण और प्रबंध किया जाता है। क्या बना के? बांध बना के। आगे वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताओ। तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज और व्यास नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह 2 बांध भाखड़ा और नांगल बना के की गई है। दोनों बांधों के बीच में जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी परियोजना है हीराकुंड परियोजना।
ये उड़ीसा में महानदी पर है। और हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध है, वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। आगे वाला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बताओ। तो ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को पेयजल उपलब्ध करवाता है और गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है ऑप्शनल टाइप, वो देखिए। सरदार सरोवर परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कितने राज्य इससे लाभान्वित है? 4 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और कहाँ पे है? उड़ीसा में। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर अपने विचार दीजिए। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। इस बांध से 4 राज्य लाभान्वित थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा किया गया। इसमें जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है। और हाल ही में इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है बांध से जो विस्थापित गरीब है उनको पुनर्वास की सुविधा सरकार द्वारा दिलवानी। हालांकि सरकार ने इनके पुनर्वास की सुविधा दे दी है, परंतु ये आंदोलन वर्तमान में भी कार्यरत है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण है, गुजरात राज्य से संबंधित है। आगे वाला प्रश्न है, कृष्णा और गोदावरी जल विवाद क्या है? कृष्णा और गोदावरी जल विवाद क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, उसका नाम है कोयना। इस कोयना नदी पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बांध बना लिया और उसके पानी की दिशा है उसको बदल दी, जिस पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अपनी आपत्ति जताई। और इस प्रकार 4 राज्यों में कृष्णा नदी को लेके जल विवाद छिड़ गया और वो 4 राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके बीच में कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेके विवाद छिड़ गया। तो कृष्णा गोदावरी जल विवाद का आरंभ कहाँ से होता है? कोयना नदी से। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में बताओ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्षा जल, तो प्राचीन समय में लोगों ने वर्षा जल, भूम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रह करने के अनेक तरीके विकसित किए। जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करते तो लोगों ने गुल या कुल जैसी वाहिका बनाकर नदी का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई करते थे। पश्चिमी राजस्थान में सत के पानी को संग्रह किया जाता है तथा वर्षा का पानी जमीन के अंदर बने टांकों में डाला जाता है, जिसका उपयोग पूरे वर्ष भर किया जाता है। अपने पशुओं को भी पिलाते हैं, खुद पीते हैं, कपड़े धोने में भी वो पानी प्रयोग किया जाता है। आगे है, इन खेतों में एक गड्ढा खोद देते थे। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो खेतों में एक गड्ढा खोद देते थे पालीवाल ब्राह्मण, और नीचे प्लास्टिक बिछा करके वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता था। और इस पानी का उपयोग फसल को पकाने के लिए किया जाता था और इसको जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ कहते हैं। आगे है, टांका खेतों में और घरों के आसपास बड़े बड़े जमीन के अंदर बनाए जाते थे, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित होता था और इसका उपयोग पूरे वर्ष किया जाता था। इस प्रकार प्राचीन काल से ही एक परंपरा आ रही है वर्षा जल के संग्रह की। आगे वाला प्रश्न है, किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है? तो सीधा सा उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। अब पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न है, अंदर वाले तो अपन ने कर लिए हैं। पीछे वाले प्रश्न है, दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित तथा जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र में वर्गीकृत कीजिए। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल की कमी नहीं होगी, ये जल की कमी से अप्रभावित रहेगा। अधिक वर्षा परंतु जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये कभी कभी प्रभावित हो सकता है। अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल है तो ये भी प्रभावित होगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो ये भी प्रभावित होगा। तो जो प्रभावित नहीं होगा वो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में है।
बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी है, पक्ष में है, सत्य है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। और बहुउद्देशीय परियोजना से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है, हाँ विस्थापन तो होता है। और उनकी आजीविका खत्म होती है, नहीं, उनको आजीविका वापस मिल जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों व घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है, पक्ष में नहीं है, वो तीसरा है 100। आगे कथन है वो कुछ गलत दिए हुए हैं, उन गलत कथनों को पहचानना है और उनको सही करके लिखना है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, शहरों की बढ़ती संख्या, उसकी विशालता, सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जल संसाधन के सही उपयोग में मदद की है। तो सही उपयोग में मदद नहीं की है, जल संसाधन का उसमें शोषण हुआ है। क्या हुआ है? शोषण। नदियों पर बांध बनाने, उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित होता है, नहीं, अवरुद्ध हो जाता है। उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव है वो प्रभावित नहीं होता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। आगे है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने से किसान नहीं भड़के। किसान भड़के थे और उन्होंने विद्रोह भी किया था। उन्होंने क्या किया था? विद्रोह भी किया था। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हुआ है, नहीं, इसमें क्या आई है? कमी आई है। आगे प्रश्न है, व्याख्या करें जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। बादलों के कारण वर्षा होती है और इस प्रकार जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है और हमें उपलब्ध होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल है वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है और जल चक्र के द्वारा हमेशा कैसा रहता है? गतिमान रहता है। बादलों के कारण वर्षा होती है और पुनः धरती पर आ जाता है। जल दुर्लभता क्या है? इसके क्या कारण है? तो वर्तमान परिस्थितियों में वातावरण के अनुसार भूमिगत जल का स्तर निरंतर घट रहा है और भावी पीढ़ी के लिए यह संकट है, जिसके बहुत से कारण उत्तरदायी है। जो एक जल दुर्लभता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। वर्तमान में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। मौसम और जलवायु में विभिन्नता है, तो कभी बारिश ज्यादा होती है और कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण कारण है। विकास के लिए उद्योगों की स्थापना हुई है और उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की, जिसलिए जल जल का अति शोषण होता है। अत्यधिक सिंचाई करने से भी कि भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है और शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन होने से भी जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो इसके क्या लाभ है? खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना से जल द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। और बहुउद्देशीय परियोजना से नौकायन, मछली पालन और मनोरंजन होता है। और बहुउद्देशीय परियोजना से लोगों को रोजगार मिलता है। ये तो है इसके लाभ कि भाई खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, जल विद्युत उत्पादन हो जाती है, नौकायन, मछली पालन, मनोरंजन हो जाता है और लोगों को क्या मिल जाता है? रोजगार। अब बहुउद्देशीय परियोजना से क्या हानियां है? लोगों की जमीन है वो डूब में चली जाती है, पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पर्यावरण प्रभावित होता है। पेड़ पौधे उखाड़ लिए जाते हैं, जीव जंतुओं के आवास भी इसमें क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। आगे